हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं। प्रकाश चैप्टर का पहला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश थोड़ा बड़ा और बड़ा देखिए, हल्का सा एडिट करा तो बना ठीक है। कक्षा 10 प्रकाश। बच्चों, प्रकाश में पहला हमको टॉपिक पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। तो हेडिंग हम लगाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में बच्चों एक पहले ये हमारा समतल दर्पण होगा। क्या है यह? समतल दर्पण। देखो बच्चों, जब कोई एक प्रकाश की किरण आती है, एक प्रकाश की किरण ऐसे यहां से आई, जो प्रकाश की किरण कहीं अनंत से आती है उस प्रकाश की किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। जैसे प्रकाश इस समतल दर्पण पे टकराएगा और टकराने के बाद पुनः ऐसे वापस चली जाती है, तो इस किरण को बोलते हैं हम परावर्तित। देखिए बच्चों, जैसी प्रकाश की किरण आई, फिर समतल दर्पण से टकराया और टकराने के पश्चात जो वापस ऐसे चली जाती है। जो किरणें समतल दर्पण से टकराने के पश्चात फिर वापस चली जाती है, उस किरण का हमने क्या नाम दिया? परावर्तित किरण। और जो प्रकाश की किरण अनंत से चली आके दर्पण पर टकराती है, उसको हमने क्या नाम दिया? आपतित किरण। फिर बच्चों क्या होगा, एक हम इस पे नॉर्मल बनाते हैं, अभिलंब रेखा खींचते हैं, जो समतल दर्पण के क्या होता है? लंबवत होता है। यह है अभिलंब रेखा। ये क्या है? अभिलंब, जो कि समतल दर्पण के क्या होता है? लंबवत होता है। अब ये कोण जो नाम होता है, ये कोण बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। उस कोण का नाम हम क्या देते हैं? आपतन कोण। तो आई क्या है बच्चों हमारा? आपतन कोण, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, अभिलंब के बीच में बनता। बच्चों दूसरा क्या होता है? परावर्तन कोण R, जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है। तो R क्या है बच्चों? R ये हमारा परावर्तन कोण, जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। चलिए बच्चों, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद फिर दो नियम होते हैं परावर्तन के, हम वो लिखाते हैं। तो देखो बच्चों, परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहले हम इसको मिटा देते हैं।
देखिए बच्चों, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एंगल आई बराबर क्या लिखेंगे, एंगल, ये आपतन कोण हमारा है किसके बीच में बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। ये परावर्तन कोण किसके बीच में बनेगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पहला नियम है बच्चों। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या होगा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है बच्चों परावर्तन के दो नियम। पहला क्या था हमारा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही तल में होना चाहिए। चलिए बच्चों, ये हमारा हो गया प्रकाश का अपवर्तन। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा ये समतल दर्पण है वो बहुत ही क्या होना चाहिए, चिकना तल होना चाहिए। चिकना तल होने से फायदा क्या है, ताकि परावर्तन की क्रियाएं जो बड़े आराम से हो, बहुत आसानी से हो, सही ढंग से। तो इसलिए ये सतह कैसा होना चाहिए हमारा, चिकना तल। अगर बच्चों अगर ये तल हमारा चिकना नहीं, सही नहीं होगा तो परावर्तन की घटनाएं जो है सही से नहीं होगा। जैसे कि ये देख लें, अगर तल हमारा कुछ उबड़ खाबड़ रहे तो यहां से कुछ ऐसी क्रिया आएगी, हो सकता है ऐसे चली जाए, ऐसे आएगी, इधर से चला जाए, फिर कैसे आए तो फिर ऐसे चले जाए। तो इस प्रकार के समतल में ये समतल नहीं बन पाए, क्योंकि क्या है, इधर ऊबड़ खाबड़ है। इस प्रकार के तल में हमारा परावर्तन की क्रियाएं सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए परावर्तन की क्रिया सही होने से तल जो हमारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही चिकना होना चाहिए। तो इस चिकना करने के लिए हम क्या करते हैं, एक शीशे के दूसरे साइड से क्या करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड का एक लेप लगा दिया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा देने से क्या होगा, तल हमारा बहुत ही चिकना हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये हमारा हो गया प्रकाश का अपवर्तन किसके माध्यम से बच्चों, समतल दर्पण के माध्यम से। चलिए अब समतल दर्पण के बारे में भी थोड़ा सा कुछ हम बातें बता देते हैं। समतल दर्पण हमारा क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देते हैं हम। समतल दर्पण, ये है बच्चों हमारा समतल दर्पण। अगर बच्चों समतल दर्पण में अगर हम कोई वस्तु ऐसे रखें, उसका सीधा प्रतिबिंब हम उसके पीछे साइड प्राप्त करते हैं। अगर इसकी बच्चों h दूरी पर ये हो, उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, h दूरी पर। जितनी दूरी पर हम वस्तु रखेंगे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये होती है समतल दर्पण की खासियत। और समतल दर्पण में हमें पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की ऊंचाई का आधा हमको दर्पण की ऊंचाई लेनी पड़ेगी या दर्पण की लंबाई लेनी पड़ेगी, तभी दर्पण में हमें पूरा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। मान लो अगर जैसे हमको किसी वस्तु है, कोई वस्तु की ऊंचाई